हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का जो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था या क्वेश्चन पेपर था, उसके बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे इसमें और जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी में। चलिए शुरू करते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें चारों ऑप्शन नहीं दिए गए हैं क्योंकि मैंने डायरेक्ट उसका आंसर ही लिखा है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं उसका मॉडल पेपर जाके। यहाँ पे केवल आंसर है। तो बहुविकल्पी प्रश्न में पहला था कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग, इसमें चार ऑप्शन थे जो अलग अलग दिए गए थे, लेकिन शुद्ध और सटीक आंसर जो था वो ये था, कवित्री। ऑप्शन नंबर सी था। प्रश्न नंबर दूसरा है कि व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है। चारों ऑप्शन में दिया गया था कि वचन का सही अर्थ, तो संख्या बी ऑप्शन जो था कि वचन में संख्या सही अर्थ है इस वचन का। तीसरा जो है कि मरकट, मरकट शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। मरकट बंदर का पर्यायवाची होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी सही था उसमें। आप लोग मिला लीजिएगा क्वेश्चन आंसर, देख लीजिएगा मॉडल पेपर में जाके। अगला था कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो भाव को प्रकट करे, मुझसे खाया नहीं जा सकता, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, ये सब उसके भाव को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगी। तो पूछा है किस में होगी, तो वहाँ ऑप्शन 2 दिया था कि ममता और अच्छाई, ये दोनों सही था। इन दोनों में भाववाचक संज्ञा थी। अगला था कि फ का उच्चारण स्थान क्या है। फ जो प वर्ग में आता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प ओट्स का उच्चारण स्थान है। ओट्स के बिना नहीं बोला जा सकता है। जैसे आप बोलेंगे प फ ब भ म, ये आपस में दोनों ओठ स्पर्श कर रहे हैं। अगर त वर्ग की बात करें, त वर्ग में हम सब बोलते हैं कि त थ, ये बिना दांत के नहीं बोला जा सकता है। जब दोनों आपस में स्वर कर रहे हैं दंत, इसलिए इसका जो उच्चारण स्थान है ये दंत होता है, ट वर्ग का। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक ट्रिक है कि अकूह विसर्जनीया नाम कंठा। अकूह मतलब अ जो होता है, कु से क वर्ग जो होता है, ह से ह होता है। अकूह विसर्जन, जो विसर्जनीय नाम कंठा, विसर्जन वर्ड होते हैं, और वो सभी अकूह विसर्जनीय नाम कंठा, वो कंठ से बोले जा सकते हैं। ये कंठ से बोले जा सकते हैं कि अकूह विसर्जनीय नाम कंठा, ईचु यशा नाम तालु। जो च वर्ग होते हैं और उसमें कैपिटल वो बड़ा वाला श जो होता है, वो ताल से बोले जा सकते हैं। अकूह विसर्जनीय नाम कंठा, ईचु यशा नाम तालु, ऋतुल शा नाम मूर्धा। ये रहे कुछ उच्चारण स्थान वर्डों के। अब अगला देख लेते हैं कि अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या होते हैं। वो जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे ये 1 नंबर के पूछे जाते हैं और अति लघुत्तरीय प्रश्न भी 1 नंबर के होते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में हिंदी के विषय में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यह 25 नंबर का होता है इसका पूर्णांक, और इसमें 12 नंबर पाना अनिवार्य होता है। अगर 12 से कम आया तो बैक लग जाता है और मार्कशीट हमारी फेल दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर वो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं कि सम उपसर्ग से 4 शब्द बनाइए। क्वेश्चन ये था। तो सम उपसर्ग से 4 शब्द बनेंगे। संयम बनेगा, समधनियम, संयोग बनेगा, समधन योग, संभव बनेगा, समधन भव। ये 3 वर्ड रहे। इसमें पूछा था 2 शब्द बनाने थे शायद क्वेश्चन में, तो ये रहे। अब संभावना भी बन सकता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार, आप सभी लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा कि प्रकृति का सुकुमार कवि पंत जी को कहा जा सकता है, जिनका पूरा नाम है सुमित्रानंदन पंत। इनकी रचनाएं हैं, क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी रचनाएं प्रकृति पर आधारित थी, इसीलिए उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी लगभग रचनाएं जो थी वो प्रकृति पर निर्धारित थी।
प्रश्न 8 को देख लेंगे कि पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। तो पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद्र जी का है पंच परमेश्वर। इसमें हिंदी से एक दो लेखक के बारे में भी पूछा जा सकता है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें दो पहले से पूछ लिया गया है कि प्रकृति का सुकुमार का भी एक पंच परमेश्वर किसकी रचना है। तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है यह कहानी ग्रामीण जीवन और न्याय पर आधारित है। पंच परमेश्वर, जहाँ पंच को परमेश्वर या भगवान माना जाता है। गांव में लगभग पहले होता था, अब नहीं होता है। गांव में पहले पंच बैठती थी और जो निर्णय पंच लेती थी वह जनता को मानना पड़ता था, इसलिए पंच परमेश्वर कहा जाता है जनता के बीच में जो मुखिया होते थे। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न पे आते हैं। यह 2 नंबर का पूछा जाता है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो पहला प्रश्न है 9 नंबर, मुहावरा। मुहावरे से पूछा गया था कि अंधे की लकड़ी होना, अंधे की लकड़ी होना मात्र एक सहारा होना, मात्र एक सहारा होना यहाँ है। और इसका वाक्य प्रयोग भी पूछा था। तो वाक्य प्रयोग कुछ भी कर सकते हैं कि मोहन अपने बूढ़े माँ बाप के लिए एक अंधे की लकड़ी है। ये बिल्कुल सही है। आप किसी का भी नाम यहाँ पे लगा सकते हैं या किसी और वाक्य में इसको प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पे सटीक बैठे। इसमें 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला पूछा गया था कि प्रसंगोचित में समास कौन सा है। प्रसंगोचित में कौन सा समास है और समास विग्रह क्या है। तो प्रसंग के लिए उचित, प्रसंगोचित, प्रसंग के लिए उचित, तो इसमें तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। और इसमें पूछा गया था कि इसका विग्रह क्या है। प्रसंग के लिए उचित और समास का नाम तत्पुरुष समास है। अगर जहाँ पे के लिए आ जाए वहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष है। ये उसके प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं कि संयुक्त वर्ण छ जो है यह किस किस वर्ड से बना है, किस किस शब्द से बना है। तो छ एक संयुक्त वर्ड है, छतरी वाला छ, त्र भी है, ज्ञ भी है, ये सभी संयुक्त वर्ड है। ये क और स से बना है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आधा क रहेगा और पूरा स रहेगा, ये रहे। अगला है संज्ञा और उसके प्रकार। ये क्वेश्चन पूछा था कि संज्ञा और उसके प्रकार लिखिए। तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं कि संज्ञा क्या होती है और उसके प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहले परिभाषा में है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव को, जहाँ अवस्था के नाम या किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। इसे वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। वहाँ पे भाव भी प्रकट होता है, वस्तु भी रहती है, उस स्थान का नाम पता होता है, व्यक्ति का नाम होता है, उसे ही संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आगरा, यह एक स्थान का नाम है। वस्तु मेज, कलम, कुछ भी, ये वस्तु है। व्यक्ति का नाम राम, श्याम, गीता, मीता, ये सब उसके नाम से प्रकट किए जा रहे हैं, इसलिए संज्ञा है। इसके प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष नाम, अंजलि, दिल्ली, मतलब व्यक्ति का जहाँ पे बोध हो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, या किसी स्थान का नाम का बोध हो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा में जहाँ जातियों का बोध होता है, जैसे लड़का, शहर, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा इसे कहा जाता है, जिसमें पदार्थों का बोध होता है, तेल, दूध, पानी आदि। समूहवाचक संज्ञा में झुंड, टोली। समूहवाचक संज्ञा से मतलब शब्द से ही है कि समूह, जहाँ पे समूहों का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भाव, जहाँ पे भाव का बोध हो, गुण, दयालुता, सुंदरता, अच्छाई, ममता, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब अगला देख लेते हैं कि पूछा गया था कहानी शिक्षण की उपयोगिता क्या है। इस पे एक सारांश लिखिए। तो सबसे पहला है कि कहानी शिक्षण, कहानी शिक्षण छात्रों के विकास में निम्न प्रकार से सहायक है। पहला है सरल बोध, जटिल अवधारणाओं को आसानी से समझना। कहानी जो होता है उसमें बच्चे जो कठिन अवधारणाएं होती हैं
उसे आसानी से समझते हैं कहानी के माध्यम से। नैतिक मूल्य, कहानी से नैतिक मूल्यों का विकास होता है क्योंकि अच्छे और बुरे के बीच की अंतर को सीख पाते हैं बच्चे। और अगला है सृजनात्मकता। कहानी से बच्चों के अंदर सृजन शक्ति का विकास होता है। वो अपने अंदर कल्पनाशीलता, मतलब कल्पनाशील होते हैं माइंड में कि ये कैसे हो गया, कल्पना करने लगते हैं कि ऐसे भी होता है। कहानी थोड़ी रुचिकर होनी चाहिए जो बच्चों के अंदर मानसिक लेवल को बढ़ा सके, उनकी कल्पना शक्ति को बढ़ा सके, वो अच्छे और बुरों के बीच अंतर कर सके। कहानी ऐसी होनी चाहिए। और भाषा कौशल, शब्दावली और व्याकरण में सुधार। भाषा कौशल से शब्दावली और व्याकरण में सुधार होता है। अगला था कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताइए। यह पूछा गया था कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। इसमें नंबर नहीं लगा है, क्वेश्चन आंसर आप लोग देख लीजिएगा होता है। यहाँ 11, ये 12, 13, ये 14 नंबर होगा। तो उपसर्ग पूछा था, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर है विशेषता। उपसर्ग, उपसर्ग की विशेषता क्या है, वो प्रफिक्स होता है और प्रत्यय सफिक्स होता है। प्रफिक्स मतलब उपसर्ग जो होता है पहले लगाया जाता है, प्रत्यय बाद में लगाया जाता है। जुड़ने का स्थान, शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। वो जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जा सकते हैं। प्रत्यय से प्र पहले है ना, प्रवर्ड से आप लोग प्रत्यय और प से पीछे होता है। एक वर्ड अगर याद कर लेंगे, प से प्रत्यय, प से पीछे, पीछे लगाया जाता है। उपसर्ग में पहले, उ से आप अ समझ सकते हैं तो अ माने आगे लगाया जाता है, पीछे लगाया जाता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। अगला इसमें प्रकार वो विशेषता है कि कार्य, अर्थ बदल कर नया रूप देता है जो उपसर्ग होता है। और प्रत्यय होता है रूप बदलना या मिलता जुलता रखना, जिसे ये पूरा अर्थ ही बदल देगा। उपसर्ग से मान है, मान में आप अप लगा देंगे, वो अपमान हो जाएगा, वो पूरा रूप बदल दिया। और यह रूप बदलना या मिलता जुलता वर्ड, जैसे पढ़ाई लिखाई, पढ़ना लिखना, लिखावट, लिखना से लिखावट हो गया, पढ़ाई से पढ़ावट वो पढ़ाई हो गया, मतलब पढ़ने से पढ़ाई हो गया। तो इस प्रकार के वर्ड मिलते जुलते बनाते हैं, लेकिन जो उपसर्ग होते हैं वो पूरी तरह से चेंज कर देते हैं वर्ड को, पूरा एक नया रूप दे देते हैं उस वर्ड को। अगला है स्वतंत्र प्रयोग। स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। दोनों में जो उपसर्ग है और प्रत्यय, इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण से अ प्लस न्याय अन्याय, और पढ़ प्लस ना पढ़ना, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र प्रयोग में नहीं आता है। विराम चिन्हों का प्रयोग, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये 15 नंबर होगा। विराम चिन्हों का प्रयोग, इसमें 4-5 बताने रहे होंगे शायद, पूरा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। विराम चिन्हों का प्रयोग, पूर्ण विराम, वाक्य के अंत में पूर्णता दर्शाने के लिए पूछा गया था कि मतलब इतने विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए और कहाँ पे दर्शाए जाते हैं ये भी कीजिए। तो पूर्ण विराम जो होते हैं वो वाक्य के अंत में दर्शाए जा सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। जैसे राम ने खाना खा लिया, ये पूर्ण एक वाक्य है, पूर्ण, जहाँ पे वाक्य की पूर्णता को दर्शाया जाता है वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग लगाया जा सकता है। तो राम ने खाना खा लिया, जी पूर्ण रूप से वाक्य पूरा हो गया है कि राम ने खाना खा लिया, तो इसलिए वहाँ पे पूर्ण विराम लगा है। अगला है कि अल्प विराम, अल्प माने थोड़ा सा, वाक्य के बीच में थोड़े समय रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जा सकता है। तो मुझे फल, सब्जियां और दूध खरीदना है। अगला है मौन वाचन का महत्व। मौन वाचन के लाभ क्या होते हैं, स्लाइट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग जिसे कहते हैं। तो अगला है कि गति, मौन वाचन में गति क्या होती है, पढ़ने की गति में वृद्धि होती है। मन ही मन अगर बच्चा मनन कर रहा है तो उसमें अंदर से पढ़ने की गति होती है और वृद्धि भी होती है। एकाग्रता, आसपास के शोर से ध्यान नहीं भटकता है। जैसे अगर बच्चा मन में कुछ पढ़ रहा है, एकदम लीन है, तो उसे आसपास के जो शोर हो रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी भाषा में लीन है, मौन पठन में लीन है। अगला है कि वो गहन समझ,
अर्थ समझने पर अधिक ध्यान केंद्रित होता है। आत्मविश्वास, स्वयं से पाठ समझने की क्षमता बढ़ती है। सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर पूछा गया था। सर्वनाम क्या होते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में लिखिए। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त किए जा सकते हैं, जैसे राम, राम को वह, श्याम, मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त, जैसे किसी के नाम के प्रयोग में आप वह, मैं, तुम कुछ भी कह सकते हैं, उसको संज्ञा कहा जाता है। पुरुषवाचक संज्ञा के नाम बारे में पूछा गया था कि पुरुषवाचक संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है। तो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, मैं, हम, जो बोलने वाला है। मध्यम पुरुष में तुम, आप, सुनने वाला है। अन्य पुरुष में वे हैं जिसके बारे में बात किया जा सकता है। यही पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं कि जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उत्तम में होगा मैं, हम। मध्यम में तुम और आप। अन्य पुरुष में जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। उदाहरण, तुम लोग कहाँ गए थे। तुम में देखिए ये मध्यम पुरुष है, कहाँ गए थे, तुम लोग कहाँ गए थे, या मैं क्या कर रहा था, कुछ भी आप कह सकते हैं उदाहरण के अंतर्गत। ये रहा 2019 का बोर्ड संपोर्ट पेपर। अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाने का तरीका और ये क्लास अच्छी लगी तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह कैसा लगा। अगली किस पर वीडियो चाहिए, मतलब किस सेमेस्टर के क्वेश्चन पर या किस भी टॉपिक पर चाहिए, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।